आज अजय ऑफिस से जैसे ही घर लौटा तो उसी समय फोन की घंटी बज उठी। अजय ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो, क्या आप उषा जी के बेटे अजय बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं अजय बोल रहा हूँ। मैं जनसेवा वृद्ध आश्रम से बात कर रही हूँ। जनसेवा वृद्ध आश्रम का नाम सुनते ही अजय तुरंत बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माँ तो ठीक है ना? उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? अजय चिंतित स्वर में बोला। तो दूसरी ओर से आवाज आई, जी हाँ, आपकी माताजी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल हमें आपको बताना है कि हमारे वृद्धाश्रम की ज़मीन सरकार द्वारा एक्वायर कर ली गई है। इसके बदले में हमें शहर से 10 किलोमीटर दूर जगह दी गई है। वहाँ वृद्धाश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर यह काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमारी यही कोशिश है कि वृद्धजनों को कोई असुविधा ना हो। इसलिए आपसे गुजारिश है कि यदि हो सके तो 1 महीने के लिए आप अपनी माताजी को अपने पास रख लें। जैसे ही वृद्धाश्रम की बिल्डिंग बनने का काम पूरा हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, मैं कल सुबह आकर ही माँ को वहाँ से ले आता हूँ। ऐसा कहकर अजय ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन सुनते ही अजय कुछ सोच में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी रेशु रसोई घर से बाहर आई और बोली, किस सोच में डूबे हुए हैं जी? किसका फ़ोन था? तो अजय ने कहा, वृद्धाश्रम से फ़ोन था। वह बता रहे थे कि वृद्धाश्रम शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है, इसलिए हमें माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। क्या, और तुमने हाँ कर दिया? रेशु चौंकते हुए बोली। तो क्या करता रेशु? अपने माँ को परेशान होने के लिए छोड़ दूं? लो, बैठे बिठाए अब तक एक और मुसीबत। रेशो मुंह बनाते हुए बोली। तो अजय बोला, रेशु, ऐसे समय में जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद की वजह से मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। केवल तुम्हारे कारण ही मेरी माँ मेरे साथ नहीं रह पा रही है, और अब मेरी माँ को कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना भी तुम्हें मुसीबत लग रहा है? फिर रेशु गुस्से में बोली, अजय, हमारे घर में केवल 2 ही कमरे हैं, तो उनकी जगह कैसे बन पाएगी? और फिर हमारे बेटे सोनू के पेट में इन्फेक्शन की वजह से मैं पहले ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ। फिर भी उनकी तबीयत जस की तस बनी हुई है। न जाने कब परेशानी दूर होगी। ऊपर से अब तुम्हारी माँ भी। कहते हुए रेशु नाराजगी जताती हुई चली गई। अगले दिन सुबह अजय जल्दी उठा और उठकर तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर माँ को वृद्धाश्रम के से लाने के लिए चला गया। उधर आश्रम में उषा जी को वहाँ की संचालिका ने पहले ही बता दिया था कि आज उनका बेटा उन्हें लेने आ रहा है, और वह 1 महीना अब अपने बेटे के घर में रहेंगी। आज इतने दिनों के बाद अपने बेटे का चेहरा देखेंगी, ये सोचकर उषा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास हो गई थी कि उनका बेटा अपनी मर्जी से उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि माँ को अपने साथ रखना उसकी एक मजबूरी है। बुझे मन से उषा जी अपने कपड़े को बैग में रखने लगी। बिस्तर के पास रखी मेज पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी थी, जिसमें उनके पति श्यामलाल जी ने अपने 6 साल के बेटे अजय को गोद में उठाया था। बैग में उस तस्वीर को रखने से पहले उसे उठाकर बड़े प्यार से निहारने लगी, और उनके कानों में उनके नन्हे अजय की किलकारियां गूंजने लगी। उषा जी एकाएक अपने अतीत में खो गईं, और उनके सामने अपने बेटे के बचपन की यादें जीवंत हो उठी। उषा जी अपने पति श्यामलाल जी के साथ गांव में रहा करती थी। श्यामलाल जी गांव में ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, जबकि उषा जी स्वयं बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उनका अपना पुराना पुश्तैनी घर था। बहुत अधिक खुशहाली तो नहीं थी, परंतु किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस यह कि शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। न जाने कितने तीर्थ स्थलों पर माथा टेका, कितनी मन्नत मानी, आखिरकार भगवान ने उनकी मन्नत सुन ली, और अजय के रूप में उन्हें संतान प्राप्ति हुई। माता पिता बड़े ही लाड प्यार से अपने बच्चे को पालने लगे। नन्हा अजय तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाता था। उषा जी जरा उसकी रोने पर सारा काम छोड़ करके दौड़ी आती थी। अपने बेटे को देखकर फूले नहीं समाते थे वो दोनों, और सोचा करते थे कि रिटायरमेंट के बाद उनकी खूब सेवा होगी और वो दोनों बड़े आराम की जिंदगी गुजारेंगे। पिता ने उसकी पढ़ाई की कभी पैसों की कमी नहीं की। स्कूल के बाद उसे इंजीनियरिंग कराई, और पढ़ाई पूरी होने के बाद अच्छी कंपनी में उच्च पद पर नौकरी हासिल कर ली। अपने साथ काम करने वाली रेसू को पसंद करने लगा, और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। रेसू एक आधुनिक युग की लड़की थी, एकदम बिंदास प्रवृत्ति की। बचपन से ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया था, और पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसने नौकरी शुरू कर दी।
लेकिन इस दौरान वह कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जान पाई थी। जब अजय ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता-पिता को बताया, तो उषा जी और श्यामलाल जी ने अपने मन में सोचकर समझा लिया कि वक्त का ही नतीजा है। आजकल बच्चे अपने पसंद से ही शादी करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन रेशो ने शादी होते ही अजय से स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि उसे अपने जीवन में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं और ना ही वह गांव में रहना चाहती है। रेशो की दो टुक बातें सुनकर अजय हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों बाद दोनों ने गुड़गांव में एक कंपनी ज्वाइन कर ली और अपने माता-पिता को छोड़कर बड़े शहर में उन्होंने अपनी नई दुनिया बसा ली। गांव में उषा जी और श्यामलाल जी का मन महसूस कर रह गया। रह रहकर उषा जी यही सोचती थी कि कितने अरमान थे उनके कि बहू आने के बाद उस पर अपने प्यार और दुलार बरसात करेंगी, लेकिन सब अरमान धरे के धरे रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था और श्यामलाल जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उषा जी और श्यामलाल जी का बहुत दिल करता था कि अपने पोता पोती को खूब दुलार दें। कभी बच्चों से मिलने जाते भी तो 2-4 घंटे बिताकर आ जाते। उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते थे, लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ थे तो जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। परंतु एक दिन अचानक श्यामलाल जी एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उसी दिन उषा जी की तो जैसे दुनिया उजड़ गई थी। वह तो एकदम टूट ही चुकी थी। पिता के मृत्यु की खबर सुनते ही अजय तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाई। उनकी बहू रेशु तो औपचारिकता निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस गुड़गांव लौट गई, जबकि अजय पूरे 15 दिन गांव में ही रुका था। सब कुछ उचित तरीके से निपटाकर यह कहकर वापस गुड़गांव चला गया कि जल्दी ही माँ को अपने साथ गुड़गांव ले जाएगा। एक दिन पड़ोसन हालचाल पूछने आई तो बातों ही बातों में उषा जी ने उन्हें बताया कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ ही शहर ले जाएगा। उषा जी अकेले में उदास रहने लगी, जिससे वह बीमार रहने लगी। इस बात का जब अजय को पता चला तो उसने उससे रहा न गया। लेकिन जैसे ही उसने गांव जाकर माँ को शहर लाने की बात कही, तो रेसू लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई और साफ साफ कह दिया कि या तो इस घर में आपकी माँ रहेगी या फिर मैं। परेशान होकर अजय ने अपनी माँ के लिए गुड़गांव में ही एक वृद्धाश्रम के में रहने का इंतजाम करवा दिया, जहाँ सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी, बस नहीं था तो उनका अपना परिवार। लेकिन फिर भी वहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। सुबह उठकर अपने हम उम्र लोगों के साथ योगाभ्यास करना और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती थी या फिर बागवानी में अपना समय देती। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी थी। आज उन्हें आश्रम गए 5 साल बीत चुके थे। इस दौरान अजय कभी कभार अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन इस बार शायद काम की व्यस्तता के कारण 6 महीने बीत गए थे, वह मिलने भी नहीं आया था। अतीत में अतीत के समुंदर में गोते खाती उषा जी अभी यह सब सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, माँ आप कैसी हैं? अजय ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, तो बेटे का चेहरा देखते ही उषा जी के अधरों पर एक मुस्कान फैल गई। फिर सब कुछ भूलकर बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। अजय उनका सामान गाड़ी में रखकर उन्हें अपने साथ बिठाकर ले आया। घर पहुंचकर डोरबेल बजाई तो रेशू ने दरवाजा खोला। आज रेशू ने अजय के कहने पर ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अपनी सासू माँ उषा जी को अपने सामने देखकर उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ उनके पैर छुए। अजय उनका सामान अंदर रखने लगा और उषा जी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराई। उसके सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फेरने लगी और आशीर्वाद देने लगी। तो रेसो भी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, आइए माँ जी अंदर आइए। किसी के आने की आवाज सुनी तो बच्चे भी दौड़ते चले आए। मम्मी आप किससे बात कर रही थी? उषा जी की 6 साल की पोती बोली। तभी शरारती लहजे में उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए उसका 8 वर्षीय भाई सोनू बोला, अरे देख नहीं रही हो हमारे घर मेहमान आए हैं। तभी पीछे से अजय आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा यह कोई मेहमान नहीं है, तुम्हारी दादी माँ है। जब तुम छोटे थे तब इनसे मिले थे। चलो जल्दी से इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपने पोता पोती से मिलकर उषा जी फूली नहीं समाई। उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगाकर खूब लाड दुलार किया और गुड़िया को तो अपनी गोदी में ही बिठा लिया और बच्चों के साथ हंसते बतियाने लगी। लेकिन इधर अंदर ही अंदर रेसू के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 कमरों के फ्लैट में वो अपने सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ करेगी। मन ही मन उसे अपने पति पर गुस्सा भी आ रहा था
कि अगर माँ को वृद्धाश्रम से लेकर आना इतना ही ज़रूरी था तो गाँव क्यों नहीं छोड़ आया? यहाँ मेरे सिर पर बिठाने की क्या ज़रूरत थी? उन्हें उषा जी अपनी बहू का स्वभाव जानती थीं। रेसू का फूला हुआ चेहरा देखकर उसकी नाराज़गी साफ बयां कर रहा था। परंतु उसके इस रवैये को नज़रअंदाज करते हुए बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, तुम्हारी दादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई है, तो क्या अपनी दादी को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? हाँ दादी, ज़रूर दिखाएंगे, कहते हुए बच्चे अपनी दादी को हाथ का हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेके चले गए। तो अजय बोला, बच्चों, अपने दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख लो। आज से दादी तुम्हारे ही कमरे में सोएंगी। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, और तुम जानते हो, तुम्हारी दादी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती हैं। रात के समय सोने से पहले उनसे कहानी जरूर सुनना। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहक उठे। कमरे में बैठकर कभी अपनी दादी को अपने खिलौने दिखाने लगते तो कभी उनके साथ गेम खेलने की जिद करते। रेसू ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो उषा जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बैठी। अजय भी हाथ मुंह धोकर आ गया। रेसू रसोई में घर में जाकर सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी उषा जी बोली, एक बात तो अच्छी हो गई बेटा, बहुत दिनों ने से मेरा भी बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो कोई गिला नहीं। माँ की यह बात सुनकर अजय की आंखों में आंसू भर आई, लेकिन उन्हें किसी तरह से छिपाते हुए खाना खाने लगा। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सोनू ने बेमन से जरा सी चपाती खाई और प्लेट सरकाते हुए बोला, बस मुझे अब भूख नहीं। यह देखकर उषा जी बोली, अरे बेटा, तुमने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाओगे तो खेलने की ताकत कैसे आएगी? तभी अजय बोला, माँ, सोनू को के पेट में इन्फेक्शन है, जिस कारण से अक्सर पेट दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी नहीं लगती। तो बेटा, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? दिखाया था माँ, पर दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा। कहते हुए अजय चिंतित हो उठा। रात के समय उषा जी के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरों में ही कर दी गई। बच्चे दादी के आने से के बाद से बहुत खुश थे। सोने से पहले उषा जी ने उन्हें माखन चोर कान्हा जी की कहानी बड़े ही रोचक ढंग से सुनाई थी। दोनों ही बच्चे बड़े ध्यान से दादी से कहानी सुनने लगे। उषा जी को आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था कि दोनों बच्चे उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। अगले दिन जब सुबह रेसू उठी तो देखा घड़ी में 7 बज रहे थे। ऑफिस को देर हो जाएगी, यह सोचकर जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने बच्चों के लिए नूडल्स बनाने के लिए रसोई घर में दौड़ी। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि रसोई घर से खाने की खुशबू से महक रहा है। उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह ही उठ के आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे। यह देखकर रेशू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, परंतु दूसरे ही पल उषा जी के प्यार भरे शब्दों से उसकी शर्मिंदगी दूर कर दी। अरे उठ गई रेशु बेटा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, मैंने सबके लिए टिफिन तैयार कर दिया है। चाय नाश्ता भी तैयार है, जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस जाने को देर हो जाएगी। ठीक है माँ जी, लेकिन पहले मैं बच्चों को तैयार कर लेती हूँ। तो पीछे से बच्चों की आवाज़ आई, माँ, हम दोनों लोग तैयार हो गए हैं, दादी ने तैयार कर दिया है। आज दादी के साथ ही सुबह सुबह उठ गए थे। सारा नज़ारा देखकर रेशु आश्चर्यचकित रह गई। ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो रेसू ने अपना टिफिन खोला, लेकिन उसके टिफिन को देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए और बोले, कमाल है रेसू, आज तुम नूडल्स या सैंडविच की बजाय पराठे और सब्जी लेकर आई हो और इतनी मनमोहक खुशबू आ रही है कि खाने को मन ललचा रहा है। लेकिन तुम्हारे जीवन शैली में इतना परिवर्तन आया कैसे, क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता। तभी रेशु बोली, दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों के लिए मेरी सासू माँ हमारे घर रहने आई। यह सब उन्हीं ने बनाया है। रेसू और उसके सहकर्मियों ने देसी घी के पराठे और चटपटी आलू गोभी की सब्जी का आनंद लिया और सब वाह वाह करते हुए उंगलियां चाटते ही रह गए। शाम के समय जब रेसू और अजय घर लौटे तो उस समय तक बच्चे भी घर आ चुके थे। रेसू के आते ही गुड़िया बोली, मम्मी, आज हमें स्कूल में टिफिन खाने में बहुत मजा आया। हर रोज मैगी नूडल्स और सैंडविच खाकर हम लोग बोर हो गए थे। फिर सोनू ने कहा, हाँ मम्मी, आज मैंने अपना टिफिन पूरा खत्म किया और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हो रहा था। सच में? सोनू की तबीयत में सुधार जानकर रेसू और अजय खुश होते हुए बोले। तभी उषा जी सोनू को सहलाते हुए बोली, और आगे से दर्द कभी नहीं होगा बेटा, अब देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देख अजय बहुत खुश हो रहा था। उधर सासू माँ के आने से रेसू को तो जैसे बच्चों की चिंता ही नहीं रही। बच्चों के स्कूल से आने के बाद उषा जी उनकी खूब देखभाल करती, गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती। अब घर में रेडी टू ईट खाने के पैकेट आने बंद हो गए थे।
सब लोग घर पर गर्मा-गर्म बना ताज़ा खाना खा रहे थे। जो बच्चे पहले स्कूल से आते ही टीवी या मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे, वह बच्चे अपनी दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। सुबह के समय तो स्कूल जाने की जल्दी होती थी, लेकिन शाम के समय वे दोनों रोजाना दादी के साथ सोसाइटी में बने मंदिर में जाने लगे। हैरानी इस बात की थी कि उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी है। रेशु और अजय के पास तो कभी समय ही नहीं होता था उन्हें मंदिर ले जाने के लिए, लेकिन दादी के साथ शाम में दोनों अच्छी-अच्छी बातें करते और संस्कार सीख रहे थे। एक रात रेशु पानी पीने के लिए उठी तो देखा बच्चों के कमरे से कुछ आवाजें आ रही थीं। उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। झाँक कर देखा तो उषा जी बड़े प्यार से दोनों को धार्मिक कहानियाँ सुना रही थी। दोनों बच्चे दादी के इर्द-गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। यह दृश्य देखकर रेशु बहुत प्रभावित हुई। उषा जी बहुत अधिक पढ़ी-लिखी नहीं थी, परंतु हिंदी की भाषा की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी। और बात यह अजय जानता था। जब उसने बच्चों को यह बात बताई तो बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि रेसु बाकी विषय में उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी नहीं पढ़ा पाती थी। वो दोनों हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी के पास आकर बैठने लगे और दादी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब समझा देती थी। और तो और जो घर पहले हमेशा बिखरा रहता था, उषा जी के आने के बाद साफ-सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा था। घर की एक-एक चीज़ बड़े तरीके से रखी होती थी। घर में आते ही रेशु और अजय को एक सुखद एहसास होने लगता था। रेशु तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। अपने सासू माँ के प्रति उसके मन में एक अपनत्व और प्यार पनपने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद रेशु सबके लिए चाय बनाती और सब लोग एक साथ बैठकर गर्मा-गर्म चाय का आनंद लेते। सारा दिन काम करते-करते सासू माँ थक जाती होंगी, यह सोचकर रात का खाना रेशु बना दिया करती थी और बड़े प्यार से अपनी सासू माँ को बिठाकर खिलाती थी। उषा जी को अपने बेटे के घर आए हुए 1 महीना होने आया था। वृद्धाश्रम से फ़ोन आया, मिस्टर अजय, नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। अब आप अपनी माताजी को यहाँ छोड़ जा सकते हैं। इतना सुनते ही अजय चौंक गया। इस 1 महीने के समय में वह यह भूल ही गया था कि उसकी अपनी माँ को कुछ दिन के लिए यहाँ पर लेकर आया है। लेकिन माँ को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। भरे गले से उसने रेशु से कहा माँ को छोड़ने जाने की बात, तो रेशु भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर बोली, क्या माँ जी भी यहाँ से जाना चाहती हैं? तो अजय ने कहा, नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल ही माँ को छोड़ आऊँगा। इस बात पर रेशु आंखें तरेर कर अजय को देखने लगी, लेकिन अब अजय ने कुछ ना कहना ही उचित समझा और चुपचाप सो गया। लेकिन रेशु की आंखों में नींद नहीं थी। काफी देर तक बैठे हुए कुछ सोचती रही। अगले दिन रेशु ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आते ही अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे परेशानी की हालत में देखकर उषा जी उसी समय उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ लगाकर देखा तो तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो तेज बुखार है, परेशान होते हुए उषा जी बोली और जल्दी से जाकर दवाइयों के डिब्बे में से बुखार की दवाई निकाल कर ले आईं। दवाइयाँ देकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करने लगी। थोड़ी ही देर में बुखार कम हो गया तो उषा जी तुलसी और अदरक की चाय बना कर ले आईं। रेशु को बुखार तो थोड़ी देर में उतर गया था, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। अब तक अजय भी घर लौट चुका था, लेकिन रेशु को क्या परेशानी है उषा जी के समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ बताए वह बस रोती जा रही थी। लेकिन शायद अजय रेशु के रोने का कारण जानता था, इसलिए जानबूझकर उसने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी रेशु अपनी सासू माँ से लिपटकर फूट-फूट कर रोने लगी और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपका प्यार समझने में मैंने बहुत देर कर दी। बचपन से ही ईश्वर ने मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा और जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान नहीं पाई। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो केवल एक माँ ही अपने बच्चों के साथ कर सकती है। अपनी बहू रेशु के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर उषा जी भाव विभोर हो उठी और उनकी आंखों में आंसू बह निकले। तभी रेशु बोली, माँ जी, अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यहीं हमारे साथ रहेंगी। इस आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में मैं आज तक समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा को बच्चों के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, यह मैंने आपके साथ रहने के बाद देखा है। सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मुझे आपके साथ रहने के बाद ही पता चला है। माँ जी, अब तो मुझे भी आपसे तरह तरह के पौष्टिक पकवान बनाने सीखने हैं। अब तो मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के गले
ने अपनी बाहें डाल दी और फिर रोने लगी। चल हट पगली, इतना भी कौन रोता है क्या? उषा जी इससे बड़े प्यार से कहा और उसकी आंखों में आंसू पोंछते हुए बोली, अरे अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादी के टांगों से कसकर लिपट गए। फिर शरारती लहजे में बोला, जाना भी चाहोगी तो नहीं जाने देंगे दादी, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर में खुशनुमा माहौल हो गया और पूरा घर हंसी के ठहाके में गूंजने लगा। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इंसान भगवान से औलाद क्यों मांगता है? इसलिए कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी लाठी बने और जिंदगी के आखिरी दौर में आसानी से अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते गुजर जाए। माँ बाप बच्चों के लिए हर कुर्बानी देते हैं, उन्हें हर सुख सुविधा देकर पालते हैं। इसलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जीवन की इस संध्या बेला में जब बुजुर्गों के साथ रहने की आवश्यकता होती है तो उन्हें अपने माता पिता के लिए सब करते हुए निभाना चाहिए जिनकी आशा वे उनसे करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।